Hello, I'm Shreya Shri. I have secured AIR 71 in UPSC CSE 2021 and आज मैं यहाँ हूँ आपके पास UPSC टाइम इंडिया की तरफ से फॉर अ लाइव इंटरैक्शन सेशन। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट है जिनका मैं आंसर कर रही हूँ एंड एज यू आस्क लाइव इंटरैक्शन सेशन में यू कैन आस्क क्वेश्चंस। आई विल ऑल्सो आंसर देम आफ्टर दिस। So let's start. I've given my basic introduction. मेरा नाम है श्रेया श्री. I've secured AIR 71. मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट था. I had economics optional as my subject in the exam, and apart from this I have studied from Kendriya Vidyalaya Sangathan up to class 12th, and in my graduation and post-graduation I studied in IIT Kanpur. Okay, and my UPSC journey. तो UPSC journey में ऐसा है कि I started preparing मेरा कॉलेज ख़त्म होने के बाद, that is in 2020 मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सीरियसली. उससे पहले मैंने कॉलेज में रहते रहते इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर और नॉट आई वांट टू गो फॉर यूपीएससी मैंने एनसीईआरटी की बुक्स देखी थी. एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ने की कोशिश की थी तो दैट डिड नॉट हैपन, कंप्लीट नहीं हो पाया था. बट सीरियसली तैयारी 2020 ऑनवर्ड्स शुरू हुई है एंड दिस वाज माय सेकेंड अटेम्प्ट ओवरऑल. एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स. मेरा प्रीलिम्स में जीएस का कट ऑफ 5 मार्क्स से मिस हो गया था. एंड इन माय सेकेंड अटेम्प्ट प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों राउंड्स क्लियर हुए हैं. एंड नेक्स्ट प्रीलिम्स की तैयारी. So first I'll talk about CSAT because I have received this question about CSAT because I have scored in both my attempts above 150 marks in CSAT. So what I did for CSAT is like not अभी तैयारी के समय CSAT पे उतना फोकस नहीं दिया. मेरी एक स्ट्रेंथ रही है कि मुझे बचपन से रीजनिंग के सवाल सॉल्व करना काफ़ी पसंद था एंड आई लाइक डूइंग पजल्स. तो वो वाला एक बैकग्राउंड है. जिन्होंने ये नहीं किया है, जो अभी CSAT की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए व्हाट आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपका जो बेसिक मैथ्स है अप टू 10th स्टैंडर्ड का, दैट मस्ट बी इनफ. आप कैलकुलेशन स्पीड अप करने के लिए कुछ कोशिशें कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन टेबल्स होती हैं 20-25 तक की कुछ याद कर लीजिए. फास्ट कैलकुलेशन के कुछ मेथड्स होते हैं जैसे सिंगल लाइन मल्टीप्लिकेशन, वो है. एंड चैप्टर स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व करने के कुछ अप्रोचेस होते हैं जो कि कोई भी रीजनिंग की या तो आप स्टैंडर्ड बुक ले लें, उसमें मिल जाएगा, या अदरवाइज़ ऐसा है कि जो भी सेशंस ले रहे हैं आपके रीजनिंग के ऑनलाइन सेशंस भी अवेलेबल है, पेड अनपेड दोनों में. तो कुछ स्टैंडर्ड अप्रोचेस जो हैं वो हर ही जगह आपको अवेलेबल है. तो जो चैप्टर स्पेसिफिक है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट में एक बेसिक अप्रोच होती है कि आपको अगर बोला गया कि सर्कुलर टेबल है तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ आप एक सर्कुलर टेबल ड्रॉ करेंगे, मार्क द सीट्स अराउंड इट. तो इस तरह के जो कुछ फंडामेंटल अप्रोचेस हैं तो इन्हें सीख लीजिए बिकॉज इसे जुगाड़ में के करने में टाइम काफ़ी ज़्यादा जाता है एंड आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों पे फ़र्क पड़ता है. तो दिस इज़ समथिंग. तो CSAT में थोड़ा गाइडेड आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है फॉर दी रीजनिंग पार्ट. मैथ्स के पार्ट में आपकी 10th स्टैंडर्ड तक की फंडामेंटल मैथ्स स्ट्रॉन्ग करके रखिए, जैसे आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना करें. CSAT है तो 3 चीज़ें हो गई. मैथ्स के लिए अपने फंडामेंटल्स मजबूत रखिए. रीजनिंग के लिए जो स्टैंडर्ड अप्रोचेस हैं फॉलो देम. आप वो स्टैंडर्ड रीजनिंग बुक्स से या किसी के ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स से सीख सकते हैं. एंड कॉम्प्रिहेंशन में ट्राई टू स्टिक टू व्हाट इज़ गिवन उस क्वेश्चन के अंदर. एंड जैसे कुछ बेसिक डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन में, तो उनका मीनिंग समझिए कि व्हेन दैट इज़ आस्क्ड तो वो आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं. एक ट्रिक जो काम करती है इज़ यूजिंग अ पेन.
वाइल अटेम्प्टिंग द CSAT क्वेश्चंस। तो व्हाट आई डिड वाज, जब मैं पढ़ रही हूँ वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, तो मुझे जो भी चीज़ें, काफ़ी प्रैक्टिस के बाद आपको आइडिया लग जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो मुझे जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती थी आई वुड अंडरलाइन देम, ऐसे चलते चलते ही पढ़ते हुए, एंड देन क्वेश्चन पढ़ा तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे अंडरलाइंस में से ही उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता था। सो इससे टाइम सेव हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई CSAT स्ट्रैटेजी। आई हैव बिन गेटिंग अ क्वेश्चन इन द कमेंट्स अबाउट कोचिंग। तो प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए मैंने कोई भी कोचिंग, क्लासरूम कोर्स, फाउंडेशन कोर्स नहीं लिया है। मैंने विजन की मेंस की टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ली थी, बट मैं उसमें से केवल 3 या 4 टेस्ट अटेम्प्ट कर पाई थी। तो आपके ऊपर है, मेंस की टेस्ट सीरीज इज़ अ डिफरेंट थिंग। क्लासरूम कोर्सेज मैंने नहीं लिए थे। इंटरव्यू के समय आई डिड एसोसिएट विद फ्यू इंस्टीट्यूट्स, जिनके नाम जब हम इंटरव्यू के स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे तब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने कोचिंग नहीं किया है, एंड करंट अफेयर्स एंड इन सब पे मैं धीरे धीरे करके आती हूँ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हाँ, प्रीलिम्स में GS की तैयारी कैसे की। तो प्रीलिम्स में GS की तैयारी ऐसा है कि मैंने सेपरेटली नहीं की थी मेंस से। जो कोर्स मटेरियल है इट्स जनरली द सेम, जो सेम सब्जेक्ट्स हैं उसमें, तो स्पेसिफिक वो किया। एंड देन एक चीज़ जो की, जैसे कोर्स मटेरियल पढ़ने के बाद प्रीलिम्स में जो सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है वो आपको PYQ सॉल्व करने पे फोकस करना होता है। इस बार का जहाँ तक कि मैंने पेपर देखा है तो इस ट्रिक पे भी थोड़ा इशू आ गया है। लाइक जैसे हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशंस डेवलप करके रखते थे कि इस तरह के ऑप्शंस आएंगे तो ये ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं या ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये इस पर नहीं काम कर रहे हैं, बट वॉट यू कैन स्टिल डू, हाउ यू कैन स्टिल यूज़ द PYQs इज़ कि एक UPSC का फोकस करने का तरीका होता है। जैसे सर्टन टॉपिक्स, सर्टन थीम्स पे इनका अटेंशन ज़्यादा रहता है। तो आप रिसेंट ईयर्स के जो PYQs हैं, या मैंने अराउंड 26-27 ईयर्स के PYQ सॉल्व करे थे। तो इनमें से जो कॉमन थीम्स हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उन थीम्स को आप एक बार रिवाइज़ कर लिए, एंड और हम लोग तो ऑब्जर्वेशंस भी उससे यूज़ करते थे, बट दैट इज़ समथिंग अब मैं 2023 ऑनवर्ड्स नहीं एडवाइस करूँगी ऑब्जर्वेशंस के लिए। आई एम नॉट श्योर हाउ मच दैट वुड वर्क, उस पर टाइम देना, बट नॉलेज बेस को आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एंड ट्राई टू डू दिस कि आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो। लाइक की बात हो रही है तो इकोनॉमी में एक वेरिएबल दूसरे को कैसे अफेक्ट करता है, तो इन चीज़ों पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तुरंत वो लिंकेजेस बनने चाहिए। आपकी इकोनॉमी का सिस्टम क्या है या देश का पॉलिटी का सिस्टम क्या है, तो इन चीज़ों पे होना चाहिए। एक और जो प्रीलिम स्पेसिफिक चीज़ ये रह जाती है अपार्ट फ्रॉम PYQs इज़ सॉल्व अ लॉट ऑफ टेस्ट। केवल सॉल्व करने पे मत लिमिट रखिए। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन सॉल्विंग इज़ कि इज़ दैट आपको उससे रिवाइज़ करना है। लाइक जो आपने मिस्टेक्स किए तो एनालाइज़ करिए कि वो मिस्टेक्स क्यों किए। या तो ये हो सकता है कि आपने उस टॉपिक के बारे में पढ़ा नहीं था, सो यू लैक नॉलेज। सेकेंडली ये हो सकता है पढ़ा था बट रिवाइज़ नहीं किया था वो टॉपिक, इसलिए आपका गलत हो गया। थर्डली ये हो सकता है कि सिले मिस्टेक हो गई, आपको आता था, आपने सोचा भी था, बट मार्क करते समय कुछ और कर दिया। तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि आपको आता है तो वो आंसर आपको एग्ज़ाम में सही करके आना है। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, बिकॉज बाकी सारे लोग उसे सही करके आ रहे होंगे। एंड सेकेंडली जैसे जो हैं, जो आपने पढ़ा और रिवाइज़ नहीं किया, इस कारण मिस्टेक हुई, तो वो टेस्ट देने के तुरंत बाद गो बैक टू दोज टॉपिक्स एंड उन्हें रिवाइज़ करें। इससे आपका रिटेंशन बढ़ जाता है। एंड जैसे आप डिफरेंट सोर्सेज के अगर मॉक टेस्ट लगाएंगे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के, तो व्हाट हैपन्स कि सारे इंस्टीट्यूट्स अलग अलग थीम्स पे फोकस करते हैं, तो आपको अपने जो वीक एरियाज़ हैं वो अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाएंगे। एंड आप स्पेसिफिकली जाके रिवाइज़ करेंगे तो एक्चुअल एग्ज़ाम में भी जो मिस्टेक्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। सो दिस रैप्स अप मेरा प्रीलिम्स का प्रिपरेशन। हाँ, व्हाट आई ऑल्सो डिड कि मैंने पढ़ते वक्त जैसे कुछ चीज़ें आपकी याद करने की रहती हैं, तो इट्स वीक एरिया ऑफ माइंड कि जैसे मेमोराइजेशन वाली चीज़ों के साथ मेरा स्ट्रगल रहता है। आई कैंट मेमोराइज थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ऐसी चीज़ों की मैंने अलग से लिस्ट बना रखी थी। तो प्री के लास्ट
1 वीक में मैंने ज़्यादा करके इन्हीं चीज़ों पे फोकस किया कि उन्हीं को बार बार रिवाइज़ करूँ। एंड जैसे जो मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे प्रीलिम्स के, तो उनमें जो मेरी मिस्टेक्स हुई उनके नोट्स बनाए थे, तो मैं उन नोट्स को बार बार रिवाइज़ करती थी सो दैट जो मेरे स्पेसिफिक मिस्टेक्स हैं मैं वो रिवाइज़ ना करूँ। एंड मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स के मॉक्स में ऐसा होता है कि जो सोल्यूशन है वो काफ़ी डिटेल्ड होता है, तो उस डिटेल्ड सोल्यूशन के पॉइंटर्स आई यूज़ डिजिटल नोट मेकिंग, तो मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लेती थी, तो उससे टाइम भी सेव होता था एंड रिवाइज़ करने में वो वाला ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक रिवाइज़ हो जाता था। तो दैट इज़ समथिंग यू कैन डू। अब नेक्स्ट वी आर मूविंग टू मेंस की स्ट्रैटेजी। एसे में सबसे पहले एसे पेपर, तो एसे पेपर में व्हाट आई डिड इज़ एसे की स्ट्रैटेजी के एनालिसिस के अलावा या व्हाट आई डिड वाज टू राइट अ लॉट ऑफ एसेज। एक पॉइंट होता है दूसरों के बहुत मतलब पढ़ लेना, बट दैट इज़ नेवर इनफ। एसेज में आपको अपनी स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस तभी पता चलते हैं व्हेन यू राइट एसेज योरसेल्फ। और इसके साथ मैंने ये किया कि जैसे जब मैंने ऐसे लिखा तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में दिक्कत आ रही है यदि मुझे, तो मैं उस टाइप के एसेज, जैसे सपोज़ फ़िलोसफिकल में किसी को दिक्कत आ रही है तो मैंने टॉपर्स के फ़िलोसफिकल एसेज निकाले, पढ़ा कि उन्होंने अप्रोच कैसे किया है इसको। एंड उसके अलावा जैसे पर्सनली मुझे एक थीम से दूसरे थीम को कनेक्ट करने में इशू आता था, तो देन आई यूज़ टू स्पेसिफिकली पे अटेंशन कि वो लोग एक से दूसरे पार्ट को कनेक्ट कैसे कर रहे हैं। तो टॉपर्स के एसेज का इस तरह से आप इंटेलिजेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया एसे की भी स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट हम आते हैं GS 1 2 3 4। तो आई विल स्टार्ट विथ GS 4 की स्ट्रैटेजी, बिकॉज एथिक्स। वाई दिस? बिकॉज एसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल मेरे एक्सपीरियंस से ज़्यादा स्कोरिंग एरियाज़ हैं, एंड मैंने अपनी मेंस की प्रिपरेशन में भी इन पे ज़्यादा टेंशन दिया था, एंड इनमें ही सबसे सही मार्क्स आए हैं मेरे। तो नेक्स्ट इज़ एथिक्स। एथिक्स में हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी। एक जैसे साउंड करने वाले टर्म्स आर नॉट द सेम। लाइक ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी में देयर इज़ अ डिफरेंस, फोर्टिट्यूड रेजिलियंस में है डिफरेंस। तो इन चीज़ों के जो बेसिक डिफरेंस हैं ये आपको समझने की ज़रूरत है। एक एक डेफिनेशन हर कीवर्ड का याद होना चाहिए आपको, जो कि आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा याद है तो और अच्छा, मल्टीपल क्वेश्चंस अगर सिमिलर थीम्स पे आएँ तो आप एड्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ मिनिमम एक होना चाहिए। एक शुभम कुमार सर ने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक डॉक शेयर की थी, जहाँ उन्होंने हर एक कीवर्ड के साथ उसकी डेफिनेशन, उसके कई तरह के एग्जाम्पल्स एंड कोटेशंस प्रिपेयर किए थे एक साथ। आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और उसका अपना वर्जन भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ हद तक अपना एक वर्जन क्रिएट करने की कोशिश की थी, जहाँ मैंने कोटेशंस काफ़ी कलेक्ट करे हैं। तो मेरी कोटेशंस की लिस्ट अगेन आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर से ले सकते हैं। तो दिस इज़ वन। सेकेंडली है कि जैसे एथिक्स में व्हाट हैपन्स कि हम एक मैकेनिकल अप्रोच ले लेते हैं, बिकॉज सारे के सारे जो 13 क्वेश्चन आ रहे हैं 10 मार्कर्स, तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं कि एक इंट्रो होगा, एक बॉडी होगी, एक कंक्लूजन हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्विचअप करने की ज़रूरत है, लाइक बिकॉज एग्जामिनर भी बोर होते हैं, उनको एक जैसे बहुत सारे पेपर्स चेक करने, तो आप अपने अलग अलग आंसर्स में अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग डालने की कोशिश कर सकते हैं। किसी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन की वैरायटी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं डेफिनेशन से इंट्रोड्यूस किया, कहीं किसी लॉ से इंट्रोड्यूस करा, एग्जाम्पल्स डालिए इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद, इससे काफ़ी मार्क्स में इम्प्रूवमेंट होता है। कंक्लूजन में कोटेशंस यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। एंड उसके अलावा केस स्टडीज़ में अगेन, केस स्टडीज़ में यूजुअली अगर हम किसी कोचिंग से अप्रोच सीख रहे होते हैं तो थोड़ा सा मैकेनिकल अप्रोच हो जाता है कि हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर हम स्टेक होल्डर का डायग्राम बनाते हैं, देन प्रोज कॉन्स लिखने लगते हैं एक्शंस के। तो इस तरह की चीज़ अगेन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अवॉइड करना चाहिए। व्हाट वी शुड प्रेफर इज़ कि आप ये करिए कि जैसे ये जो टू द पॉइंट चीज़ें पूछी गई है वो आंसर करिए। इंट्रोडक्शन इज़ मस्ट, इंट्रोडक्शन हो सके तो छोटा एग्जाम्पल दे दीजिए, एंड देन जो ABCD क्वेश्चंस पूछे गए हैं केस स्टडी में, तो एग्जैक्टली उन क्वेश्चंस को एड्रेस करिए। तो आई डिड दिस एंड मुझे लाइक डिसेंट मार्क्स मिले हैं, तो यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस।
एंड मेनली एथिक्स में द की इज़ कि आपको स्विच इट अप करते रहें, मोनोटनी ना बनने दें, बिकॉज एग्जामिनर अगर बोर हो जाता है आपके आंसर से तो डिफ़िकल्टी आएगी। एक चीज़ जो मेरे हर एक में लाइक ऑल जीएस एंड ऐसे पेपर्स में कि मैंने टॉपर्स की कॉपीज़ यूज़ की हैं, उनसे उनके आंसर्स पढ़े हैं, उनके आंसर्स से कंटेंट भी लिया है, उनके पेज उनके उससे क्या बोलते हैं अप्रोच भी यूज़ करी है कि कैसे वो इंट्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट ऐसे कंटेंट एग्जाम्पल्स वगैरह टाइप की भी चीज़ें उठाएँ। जो मेरी टेलीग्राम आईडी पूछ रहे हैं सर्च करना है तो t.me/shreya_श्री_71 एंड इसके अलावा ठीक है। तो दिस वॉज GS4। GS1 2 3, तो GS1 से स्टार्ट करते हैं। हियर आपके जितने भी जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में आई स्टार्टेड विद NCERTs बिकॉज हम कॉलेज में जिनका नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है कॉलेज का, तो वी फॉरगेट हमने क्या क्या पढ़ा था। तो एक बार 6 से 10 तक की NCERT हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इनफैक्ट सिविक्स की भी पढ़ ली थी मैंने, ताकि थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि हमने पहले क्या पढ़ा था। एंड उसके अलावा व्हाट आई डिड वाज जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो यूज़ की। जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत इज़ द स्टैंडर्ड सोर्स, तो लक्ष्मीकांत से पढ़ना है। हिस्ट्री में आपकी स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री की। मेरा एक अप्रोच रहता था कि किसी भी एक सब्जेक्ट की एक बुक उठाएं एंड देन स्टिक टू इट। उसके बाद ये नहीं कि अगर कोई बोल रहा है कि इस बुक से ज़्यादा अच्छे हैं तो इससे बताओ, ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, एक बुक लिया, स्टिक टू इट, उसका बार बार रिविजन करिए एंड मॉक्स दिया। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से अगर कोई एरिया ऐसा है जो बार बार पूछा जा रहा है पर उस बुक में नहीं है कवर्ड, तो वो पढ़ लिया। मोस्टली मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन कम्स आपका आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया इज़ इनफ, इवन नितिन सिंघानिया इज़ मोर देन इनफ। उसके सारे चैप्टर्स पढ़ने की नीड नहीं रहती है। इफ़ यू कैन मैनेज द टाइम ओके, बट इफ़ यू कांट तो सिलेक्टिवली ऐसे उनके इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट हैं जो आप या तो PYQ से खुद भी एसेटन कर सकते हैं, नहीं तो कई सोर्सेज पे अवेलेबल हैं। तो मैं अपने चैनल पे ये चीज़ पोस्ट कर दूँगी कि नितिन सिंघानिया में से क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एंड किन्हें अवॉइड किया जा सकता है। तो आर्ट एंड कल्चर यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। आर्ट एंड कल्चर में प्रैक्टिस करिए कि आप डायग्राम्स वगैरह बना पाएँ एट शॉर्ट नोटिस। डायग्राम्स से मार्क्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। एंड नेक्स्टली इज़ कि ज्योग्राफी में 11th एंड 12th स्टैंडर्ड NCERT, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हिस्ट्री में पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, डू नॉट इग्नोर देम। इस साल हमने देखा था कि कई साल के गैप के बाद इन दोनों ही चीज़ों से क्वेश्चंस आए, तो जिन्होंने नहीं प्रिपेयर किया तो उनके 2 क्वेश्चंस तो ऐसे ही चले गए। तो इग्नोर मत करिए, बेसिक्स पढ़ के रखिए। जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए आई वुड नॉट रिकमेंड इट, बट जैसे अगर आपके पास फ्री टाइम है तो रामचंद्र गुहा की वो इंडिया आफ्टर गांधी मैंने पढ़ी थी कॉलेज के समय ही। उसके बाद मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पढ़ा नहीं है, तो दैट इज़ समथिंग। अगर किसी ने पढ़ रखी है तो वेरी गुड, नहीं पढ़ी है तो वो काफ़ी लंबा है। आप डिफरेंट सोर्सेज से कंपाइलेशन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ओनली IAS की प्रहार बुकलेट्स जो आती हैं, तो दे आर गुड। पोस्ट इंडिपेंडेंस का रिविजन वहाँ से आप कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री का भी रिवीजन आप वहाँ से कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वर्ल्ड हिस्ट्री में श्रेयांश कुमार के टेलीग्राम चैनल पे उनके माइंड मैप्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, तो वो यूज़ किया जा सकता है। वो माइंड मैप्स काफ़ी इफेक्टिव है एंड काफ़ी जल्दी आपका रिविजन हो जाएगा उससे। कमिंग टू GS2, तो पॉलिटी स्टैंडर्ड लक्ष्मीकांत है और जितनी बार रिवाइज कर लिए कम है। एंड स्पेसिफिकली ऐसा है कि लक्ष्मीकांत इज़ नॉट इनफ, उससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाती है, बट जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट उससे नहीं सॉल्व होते हैं। तो उसके लिए जो मुझे पर्सनली काफ़ी हेल्प की है कि विजन की जो वैल्यू एडिशन वाली बुकलेट्स आती हैं, तो उसका हम लोगों ने हमारी पीयर ग्रुप ने मिलके आपस में थोड़े से शॉर्ट नोट्स एंड डिस्कशन करा था एंड उसी में से डायरेक्ट एग्जाम्पल्स, PYQs के क्वेश्चन आंसर्स, ये सब चीज़ें हमने सॉर्ट आउट करी थी। तो दैट इज़ समथिंग जो कि आप कर सकते हैं। विजन की वैल्यू एडिशन अगर आप कवर कर लेते हैं तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में
आई डिड मेक सम नोट्स जो कि मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। एंड नोट्स के अलावा पी वाई क्यूज सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पी वाई क्यूज के सोल्यूशंस में जैसे आप अपने आई विल बी पोस्टिंग मेरे पी वाई क्यू के सोल्यूशंस वेरी सून GS2 के। व्हाट यू कैन डू इज़ मेंस 365 डॉक्यूमेंट जो है इंटरनेशनल रिलेशंस की विजन, तो उसको वो पढ़िए एंड उसमें से डेटा एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छे दिए रहते हैं एंड तो ये यूज़फुल है। उसके अलावा वीकली फोकस में जो IR स्पेसिफिक थीम्स आती हैं आपकी, जैसे ये UNSC पे आया था, तो इस तरह की जो वीकली फोकस वाली अगेन विजन की मैगजीन्स हैं, तो इन्हें आप देख सकते हैं। 10 पेजेस के अंदर वो पूरा थीम आपका कवर हो जाता है, तो दैट इज़ समथिंग जिस पे आप फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा GS3, तो GS3 हैज़ बिन माई वीकेस्ट स्पॉट। तो इकॉनमी आई डिड नॉट प्रिपेयर सेपरेटली बिकॉज मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल भी है, तो मैंने इकॉनमी SI की इनके साथ ही मतलब इकोनॉमिक्स इको 2 पढ़ रही थी, उसके साथ ही इकॉनमी पढ़ा है। तो बाकी नॉन इको ऑप्शनल के लिए दिस इज़ सर्टनली नॉट एडवाइजेबल। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे प्रीलिम्स के लिए विवेक सिंह की जो क्वेश्चन का कंपाइलेशन है वो, और उनकी बुक सिलेक्टिवली पढ़ी थी मैंने, तो उसका आप मेंस के लिए भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इकॉनमी में आपको थोड़ा करंट अफेयर्स से भी रहना चाहिए, तो PT 365 कवर कर लीजिए। इसके लिए एक और चीज़ जो विजन काफ़ी अच्छा करता है कि वो मेंस के जस्ट पहले एक डेटा की बुकलेट निकालते हैं, GS3 इकॉनमी या इकॉनमी इंपॉर्टेंट डेटा ऐसे करके बुकलेट निकालते हैं। तो गो थ्रू दैट ऐसे सेवरल टाइम्स, 3-4 बार देख लीजिए। मैंने वो एग्ज़ाम की सुबह भी किया था एंड उससे डायरेक्टली निकला एग्जाम्पल्स में यूज़ कर सकते हैं एंड आई थिंक इससे मार्क्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो दैट इज़ समथिंग यू कैन डू। इन्वायरमेंट में आई वोंट बी गिविंग एनी एडवाइस बिकॉज इन्वायरमेंट मेरा बहुत ही कम प्रिपेयर्ड था एंड आई डोंट थिंक मेरी स्ट्रैटेजी किसी के भी काम की है, सो दैट विल बी स्किपिंग। SNT, तो SNT में SNT एंड सिक्योरिटी बोथ में PYQs पे फोकस करना है काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज PYQs में जो सिलेक्टेड थीम्स हैं मोस्टली उन्हीं से क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे S400 रैंडम क्वेश्चन आ गया था लाइक एक स्पेसिफिक वेपन टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो इन चीज़ों पर ये अनएक्सपेक्टेड है। कुछ लोग प्रिपेयर करके गए थे बट मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट, तो यू वोंट बी लूजिंग अगर इस तरह की एक एक चीज़ ना पकड़े। बट जो जनरल थीम्स है जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी, इन चीज़ों के ऊपर अच्छे से आप वो कर सकते हैं। यस, इकॉनमी में बजट एंड सर्वे मैं SNT बताने के बाद बताती हूँ, SNT एंड सिक्योरिटी। एंड उसके बाद सिक्योरिटी में भी कुछ स्पेसिफिक थीम्स हैं, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी है आपकी, डिजिटल वाली चीज़ें हैं, साइबर सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी वगैरह थीम्स हैं, तो इन पे अच्छे से प्रिपेयर करिए। इन पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं, लिस्ट देम आउट एंड PYQs के आंसर प्रिपेयर करिए। एंड मेंस 365 डॉक्यूमेंट्स आर गुड सिक्योरिटी में भी एंड SNT में भी, तो उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करिए। तो दैट रैप्स इट अप। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अगेन कुछ कोचिंग्स के अच्छे वो हैं, कंपाइलेशंस हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। मैंने विजन की डॉक्यूमेंट्स यूज़ करी है एज वन स्टॉप सोर्स, वही वैल्यू एडेड वाली, तो उसमें एक एक डिज़ास्टर पे काफ़ी कुछ दिया हुआ है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम बचता है तो इसके अलावा यू कैन ऑल्सो गो फॉर जो NDMA की गाइडलाइंस हैं, बट दे आर वेरी बल्की, तो वो रेफ़र करना इज़ डिफ़िकल्ट। कोचिंग्स यूजुअली आपके यूजेबल मटेरियल को कंपाइल कर देती हैं, तो यू कैन यूज़ देम एज अ शॉर्टकट, ठीक है। एंड देयर वाज दिस क्वेश्चन अबाउट बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, हाउ टू मैनेज दोज। तो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे अनलेस आपका इकोनॉमिक ऑप्शनल है, आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। व्हाट आई डिड इन दीज केसेस वाज कि बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के अगेन विजन की जो कंपाइलेशन आ जाती है 10-10 पेज की, 10 से 15 पेज की बजट की आ जाती है, तो उसको पढ़ लीजिए। और इकोनॉमिक सर्वे का भी उसी तरह का कंपाइलेशन आता है, तो उससे इनमें जो थीम्स हैं वो पता चल गए एंड उन थीम्स से या उनके जो वो आते हैं जो इसमें मेनली कोटेशंस हैं, वो आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप कुछ भी पढ़ें तो उसको इस अप्रोच के साथ पढ़िए कि इसका मैं एग्ज़ाम में यूज़ क्या कर पाऊँगी।
डेटा सेट्स जिन्हें याद रहते हैं वो डेटा अपना डाल लीजिए, बट मुझे डेटा सेट्स याद नहीं होते तो मैं डेटा ज़्यादा नहीं फॉलो करती हूँ, ज़्यादा नोट्स नहीं बना पाती। बट जैसे कोटेशंस हैं, जैसे लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड्स पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में आया था, तो ये वाली चीज़ मैंने बार बार यूज़ की है अपने मेंस के आंसर्स में। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। सो दिस वाज जीएस की स्ट्रैटेजी। इसमें एक क्वेश्चन लोगों का आता है कि हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, मतलब इट विल साउंड वेरी ट्रिवियल, बट पेपर पेन उठाइए एंड लिखना स्टार्ट करिए। एंड जब तक आप लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्यों नहीं लिख रहे हैं। इनिबिशन जो है वो तोड़ने की ज़रूरत है। इनिशियली बहुत गंदे आंसर्स लिखेंगे, आधे पेज के आंसर्स लिख पाएंगे आप 15 मार्कर के लिए भी चलता है। जस्ट स्टार्ट राइटिंग एंड उसके बाद इफ़ पॉसिबल अगर आपको पीयर ग्रुप मिल पाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, तो आप एक दूसरे के आंसर्स देखिए एंड सी कि बाकी लोग अगर लिख रहे हैं तो वो क्या लिख रहे हैं, क्या डिफरेंट कर रहे हैं। सेम क्वेश्चंस पे करने से आप कंपेयर करना ज़्यादा इजी हो जाता है। यदि आपके पास पीयर ग्रुप नहीं है तो टॉपर्स की आंसर कॉपीज़ देखिए, लाइक वो भी वहाँ पहुँचे हैं तो दे हैव कम थ्रू अ जर्नी, तो वो अभी लास्ट में उन्होंने क्या किया है वो चीज़ें आप देख सकते हैं एंड उसको मॉडल बना के आप अपने आंसर्स लिखना शुरू कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अबाउट हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। इसके अलावा ऑप्शनल की तैयारी, सो ऑप्शनल मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल रहा है एंड एज प्रीलिम्स एंड मेंस मैंने पूरी सेल्फ स्टडी से किया है। मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड भी है, मेरा ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स दोनों ही इकोनॉमिक्स से है फ्रॉम IIT कानपुर, तो दैट सर्टनली हेल्प। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अपने ऑप्शनल के कुछ जो पुराने टॉपर्स रहे हैं उनके ब्लॉग्स पर उनकी स्ट्रैटेजीज़ एंड कुछ नोट्स अवेलेबल थे तो वो फॉलो करके अपने नोट्स बनाए हैं। मेनली PYQs पे फोकस किया है एंड इफ़ देर आर सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल तो वी कैन हैव अ सेपरेट लाइव सेशन फॉर दिस। तो दिस इज समथिंग। एंड इंटरव्यू / पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी, तो इंटरव्यू की तैयारी काफ़ी एक्सटेंसिवली की थी। फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन मेंस देकर आने के बाद से न्यूज़पेपर धीरे धीरे पढ़ने की आदत डाली। करंट अफेयर्स के सोर्सेस हमने अभी कवर नहीं किए, बट तो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में ही मैंने करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़े हैं, बिकॉज न्यूज़पेपर्स पढ़ना इज़ काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग एंड मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो व्हाट आई डिड वाज यूज़ द शॉर्टकट मेथड्स अवेलेबल, जैसे कोचिंग्स अच्छे कंपाइलेशन निकाल देती हैं विच डू नॉट मिस ऑन एनी ऑफ द न्यूज़ एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड बैकग्राउंड डेटा ऑन द न्यूज़ आइटम्स दैट आर हैपनिंग। तो आप इन्हें देख सकते हैं सो दैट आपके पास एक कम टाइम में करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाए। तो इंटरव्यू के समय मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़ने वापस से स्टार्ट किए एंड देन ओपिनियन बेस्ड थोड़ा फॉर्म करने की कोशिश किया। देन हमारी पीयर ग्रुप में हमने ये स्टार्ट किया था कि जैसे कोई भी टॉपिक उठाया, आज के न्यूज़ का कोई भी आर्टिकल उठाया एंड उस पर खुद से क्वेश्चन फ्रेम करके उसको आंसर करने की कोशिश करते थे वॉइस रिकॉर्ड करके। बिकॉज प्रिपरेशन में ये होता है कि हमारी बोलने की आदत चली जाती है, तो जो फ्लुएंसी है या सेंटेंस फॉर्मेशंस है या कोहेरेंस ऑफ थॉट है, इन चीज़ों पे काम करने के लिए ये किया। रिज़ल्ट आने के पहले ये किया, रिज़ल्ट आने के बाद डैफ पे फोकस किया। एक एक वर्ड आपको डैफ का प्रिपेयर करना है एज एवरीवन सेज। स्पेसिफिकली कैसे प्रिपेयर करना है जब आपका इंटरव्यू स्टेज आएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। एंड नेक्स्ट इज़ कि काफ़ी मेरा ये अप्रोच था कि मैंने काफ़ी सारे मॉक इंटरव्यूज़ दिए, बिकॉज बोलने का जो इनहिबिशन था उसे कम करने की ज़रूरत थी। तो काफ़ी सारे मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं एंड ऑफलाइन भी एंड ऑनलाइन भी, सो दैट फ्लुएंसी आए एंड काफ़ी टॉपिक्स हो जाए। एंड जो भी चीज़ें मॉक में फीडबैक मिलता था तो वापस आके आई यूज़ टू वर्क ऑन देम। तो दिस इज़ समथिंग आई डिड फॉर दी पर्सनालिटी टेस्ट। बुक लिस्ट एंड सोर्सेस, अगेन स्टैंडर्ड जो तैयारी है, स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है उसी से किया है। एक एक बुक हर सब्जेक्ट के लिए उठाया, बाकी चीज़ों को गूगल कर लिया एंड तो दिस इज़ दी स्टैंडर्ड बुक लिस्ट आपकी, जो भी आप स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, इस तरह की चीज़ें, NCERTs, तो दैट इज़ इट। और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में स्पेसिफिक बुक्स
अगेन द स्टैंडर्ड बुक्स जो कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में सजेस्ट करते हैं, उमा कपिला, अहूजा और एच एल भाटिया, तो इस तरह की बुक्स एकदम स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करी हैं, मेनली पी वाई क्यूज़ पे फोकस किया है. What matters is not the number of books that you've read, but what you write in an answer sheet. तो इंश्योर करिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं तो उसको आंसर्स में आप यूज़ कर पा रहे हैं, तो इस चीज़ पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ पी वाई क्यूज़ कितना इम्पोर्टेंट है. तो पी वाई क्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ चीट शीट आपके लिए. पी वाई क्यू से आपको इम्पॉर्टेंट थीम्स मिल जाते हैं, पी वाई क्यू से आपको क्वेश्चन के एग्जैक्ट टाइप्स मिल जाते हैं, किस डेप्थ पे क्वेश्चंस पूछी जाती हैं. क्योंकि जो मॉक टेस्ट होते हैं, हाउ मच एवर दे ट्राई, दे कैन नॉट रेप्लिकेट द रियल यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन. तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा. पी वाई क्यू से को आपको एनालाइज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. एंड इसके अलावा एनालाइज़ किया एंड अटेम्प्ट, लाइक मैंने ये भी किया कि जैसे जीएस में 2013 ऑनवर्ड्स सारे के सारे पी वाई क्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश की है हाथ से. व्हाट आई डिड वाज कि स्ट्रक्चरिंग जो है वो मैंने पी वाई क्यू से सीखी है, बिकॉज जो पी वाई क्यू का क्वेश्चन का टाइप होता है, क्वेश्चन पूछने का अप्रोच होता है, दैट इज़ नॉट रेप्लिकेबल इन अदर सोर्सेज. तो उस चीज़ को जैसे रेप्लिकेट उससे स्ट्रक्चरिंग की क्वेश्चन में ये हैं, इतने पार्ट्स हैं, और अगेन अपनी पीयर ग्रुप के साथ रिव्यू करवाया. एंड मैंने कन्वर्ट IAS का आंसर एवेलुएशन प्रोग्राम भी ज्वाइन किया था, तो उधर से भी जो भी मैं पी वाई क्यूज़ अटेम्प्ट करती थी तो उसमें मैं फीडबैक लेती थी. तो वट एवर रिव्यूज़ एंड एवेलुएशंस आई गॉट, उन पे काम किया एंड सब्सिक्वेंटली इम्प्रूव किया. एट होम प्रिपेयर करने में कितना कॉस्ट आता है, तो द कॉस्ट विल डिपेंड ऑन व्हाट यू डू. बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीक़ों से भी पढ़ाई की जा सकती है. अगर आप हर एक चीज़ जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन सोर्सेज की, अगर आप प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो केवल प्रिंट आउट निकालने में ही आपकी एक पूरी कोचिंग की फ़ीस निकल सकती है. तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या करते हो, कितने सोर्सेज परचेज़ करते हो, क्या कितने सोर्सेज की आपको नीड होती है, कितने कोर्सेज़ की आपको नीड होती है ऑनलाइन ऑफलाइन. तो दैट विल डिपेंड कम्प्लीटली ऑन यू कि क्या कॉस्ट आ रहा है आपकी प्रिपरेशन का. एंड यूपीएससी में कोचिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, तो कोचिंग पे मेरा ओपिनियन ऐसा है कि इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. जैसे अगर आपका कंसेप्चुअल फाउंडेशन जो है, जो स्कूल वगैरह आपने पढ़ाई करी है, तो आपने उस समय मन लगा के पढ़ाई की है, तो चांसेस हैं कि आपको कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े. बट यदि आपकी फाउंडेशंस वीक हैं, आपको अच्छी स्कूलिंग नहीं मिल पाई है, या जैसे आप अपनी लाइफ को अभी चेंज करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो जो पहले नहीं किए, तो तब शायद आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ जाएगी. अगेन आई वुड रेकमेंड कि आप एक बार पहले खुद से बुक्स पढ़ने की कोशिश करिए. तो अगर आपको चीज़ें खुद से समझ में आ रही हैं 2 बार 3 बार पढ़ने पे, नहीं आने पे गूगल करके जो रिसोर्सेज उससे फ्रीली अवेलेबल हैं, काफ़ी लोगों ने यूट्यूब पे अच्छे लेक्चर्स डाल रखे हैं, तो उस तरह की चीज़ें देखकर यदि आपको समझ आ जा रहा है तो इट्स वेरी गुड, तो आप कोचिंग मत लीजिए. बट उसके बावजूद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उस केस में आपको कोचिंग आई सजेस्ट कि ले लें. कोचिंग में बजट का काफ़ी रोल है. पर्सनली मैंने कोचिंग नहीं ली है, ना प्रीलिम्स की, ना मेंस की, ना ऑप्शनल की. तो बिना कोचिंग के भी इट इज़ पॉसिबल, एंड दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट. तो बिना कोचिंग के भी इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बस फोकस करके पढ़ाई करनी पड़ेगी. एंड NCERT टेस्ट सीरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेनली बिकॉज प्रैक्टिस ज़रूरी है. आपको एग्ज़ाम टाइम कंडीशंस में, आपको एग्ज़ाम वाली टाइमिंग में, एग्ज़ाम वाली कंडीशंस में आप बैठें, क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, तो ये चीज़ जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. तो ये है, तो टेस्ट सीरीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. आई रिकमेंड कि कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर लें. कौन सी अच्छी है, कौन सी ख़राब है, मैं थोड़ा आई डू नॉट हैव मच एक्सपोजर, तो आपको दूसरों से, बाकी टॉपर्स से आप देख सकते हैं कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की जा सकती है. एंड नेक्स्ट इज़ NCERT का कितना इम्पोर्टेंस है. तो NCERTs में ऐसा है कि अगेन मैंने
जब मुझे इंट्रोडक्शन करना था अपना सिलेबस से कॉलेज के समय, तब मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी। मेन प्रिपरेशन में केवल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी रेफ़र की है। सो एनसीईआरटीज़ आर इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा बेस बनाने के लिए, बट फाइनल एग्जाम में एनसीईआरटीज़ आर नॉट इनफ क्लियरली, क्योंकि वो स्कूल लेवल के लिए लिखी गई है रादर दैन, और ये आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव के पर्सपेक्टिव से टॉपिक समझना चाह सकते हैं तो थोड़ा सा कम पड़ेगा। और न्यूज़पेपर्स पे आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैगज़ीन्स पे आई हैव डिस्कस्ड कि सिलेक्टिवली जैसे कुछ मैगज़ीन्स आप यूज़ कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की आई प्रेफर्ड कि मैं मैगज़ीन से पढ़ाई ही डिपेंडेंट पढ़ाई करूँ, ताकि न्यूज़पेपर्स में जो टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है तो वो सेव हो जाए। एंड सेकेंडली विजन की जो वैल्यू एडेड नोट्स हैं, आप उसे अगर मैगज़ीन का ही तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मेंस 365 वेरी इंपॉर्टेंट मेंस के प्रिपरेशन के समय, बिकॉज प्री एंड मेंस के बीच आपके पास टाइम बहुत कम होता है एंड बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बहुत ज़्यादा टास्क होते हैं। तो ये आप करिए कि आप मेंस 365 जैसे कंपाइलेशंस का आप यूज़ कर सकते हैं टाइम का मोस्ट इफ़ेक्टिव यूज़ करने के लिए। तो ठीक है। एंड यूपीएससी की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए? तो इसमें कब से स्टार्ट करने का देयर इज़ नो सर्टेन क्वेश्चन। आई हैव मेट पीपल जिनको कि बचपन से इट वाज देयर ड्रीम, तो उन्होंने कॉलेज में जाके तैयारी स्टार्ट की एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। एंड देयर आर ऑल्सो पीपल कि उन्होंने ग्रेजुएशन मास्टर्स वगैरह जो भी किया, देन दे वेंट थ्रू अदर प्लेसेस जॉब वगैरह किए, एंड देन उसके बाद उनका मन बना इस तरह आने का, तो दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। सो देयर इज़ नो सेट एज फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। हाउ मच टाइम इट विल टेक, तो अगर फुल सिंसियरिटी से तैयारी करें तो जो आप प्रीलिम्स दे रहे हैं उससे 1 साल पहले से अगर आपकी फुल सिंसियरिटी से तैयारी है तो इट इज़ मोर लाइकली देन नॉट कि आपका उस वाले अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरा सेकेंड अटैम्प्ट में क्लियर हुआ है, बट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन 2020 इटसेल्फ। तो अभी वाला जो प्री दिया था 2021 में, तो इससे लगभग 1 साल पहले की से मेहनत से तैयारी है। तो 1 साल की तैयारी इज़ इनफ, एंड देन 1 साल आपका एग्ज़ाम साइकिल में चला जाता है, तो 2 years इज़ इनफ आपके इसकी तैयारी के लिए। एंड ये खुद को हाँ डेली कितने घंटे पढ़ाई करना है, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इसे घंटे मत गिने। घंटे गिनने तो वो आप अपनी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए गिने, बट नो नंबर, मतलब ऐसे कोई भी एक नंबर ऑफ आवर्स मैं बता दूँ दैट विल नेवर बी इनफ अगर उन आवर्स में आप इफ़ेक्टिवनेस से नहीं पढ़ते हैं। तो व्हाट यू शुड इंश्योर कि जितनी देर आप पढ़ने बैठ रहे हैं उतनी देर आप कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो रहे हैं, उतनी देर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं। फ़ोन आपका अलग रखा हुआ है, आप मैसेजेस नहीं देख रहे हैं, आप फालतू वीडियोस पे नहीं जा रहे हैं। एक ऐसे यूट्यूब इज़ अ वेरी ऐसे स्पाइरल वाला काम करता है कि आप जैसे एक वीडियो स्टार्ट करते हैं देखना, एंड देन देखते देखते 2 घंटे कहाँ निकल गए पता नहीं चला। तो दैट इज़ समथिंग जिसमें कंट्रोल करना है। सोशल मीडिया पे अपना फ़ोन का कंजम्पशन, डिजिटल कंजम्पशन पे कंट्रोल करके जितने भी घंटे आप पढ़ें, 7-8 घंटे 10 घंटे जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से पढ़ें, एंड इफ़ेक्टिवली पढ़ें, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो टाइम का तो दिस इज़ इट। एंड मोटिवेशन, तो मोटिवेशन में दी वन थिंग that has motivated me is UP is something that I chose for myself। ये करने को मुझे किसी और ने नहीं कहा था, इट वॉज माई डिसीजन कि हाँ यूपीएससी परस्यू करनी है, एंड आई डिड इट। तो जब भी ऐसे कभी डिफ़िकल्टी लगती थी तो आई वुड ऑलवेज टेल माई सेल्फ कि देखो यू चोज इट फॉर योरसेल्फ। जब तुम चूज़ कर रहे थे कि तुम्हें यूपीएससी करना है, तुमको ये आईएएस बनना है, तो तुम्हें पता था कि ये डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, दिस जर्नी इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। तो अभी वही डिफ़िकल्टी है तुम्हारे सामने, तो अभी हार मानने का कोई पॉइंट नहीं आया। यू न्यू कि ये डिफ़िकल्टी आएगी, एंड दिस गेव मी एनर्जी। बाकी आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है दैट विल डिपेंड ऑन यू। मेनली ऐसा कि अगर आप यूपीएससी किसी रीज़न से चूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई स्पेसिफिक सेक्टर एजुकेशन में या फिर एनवायरनमेंट में कुछ काम करना है, तो यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट। गांधी जी का तलिस्मान ऑलवेज वर्क्स की जो सबसे अंडर प्रिविलेज्ड पर्सन जिसकी आप हेल्प करने के लिए ये एग्ज़ाम देना चाहते हो उसको बारे में याद करो,
आपकी मेहनत से उसकी हार्डशिप्स कम होंगी, तो दैट कैन ऑल्सो मोटिवेट यू. स्पेसिफिक मोटिवेशन के तरीके डिपेंड ऑन द पर्सन. आई हैव शेयर्ड व्हाट मोटिवेट्स मी. एंड हाउ टू चूज़ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट. तो फॉर मी दी डिसीजन वॉज वेरी ईजी. मैंने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स किया, मैंने उसे ही अपना ऑप्शनल चूज़ करा. अदरवाइज़ यदि आपको अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से कुछ डिफरेंट चूज़ करना है, तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान देखिए कि उस सब्जेक्ट में रिसोर्स अवेलेबिलिटी कैसी है. यदि आपको कहीं डिफ़िकल्टी आती है तो कोई हेल्प कर पाएगा कि नहीं. सेकेंडली आप ये देखिए कि उसमें फर्स्ट यही है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं उस सब्जेक्ट में. अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट आना, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कितनी है उसके लिए. एंड थर्डली देख सकते हैं कि मार्क्स कैसे आते हैं. बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि मार्क्स काफ़ी सारे ऑप्शनल्स में डिसेंट मार्क्स आ जाते हैं. हर ऑप्शनल से कुछ बच्चों के बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं और कुछ के बहुत ही बुरे. बट एवरेज मार्क्स आपके किसी भी सर्टेन गिवन ऑप्शन में आ सकते हैं. तो मार्क्स को थोड़ा कम प्रेसिडेंस देकर आप प्रेफर करिए कि आपका इंटरेस्ट एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी पे ध्यान दें. कि जैसे कुछ ऑप्शनल्स हैं जिनमें कि रिसोर्सेज अब काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, तो उन्हें चूज़ करने से ईजी रहता है तैयारी करना. तो आप ये कर सकते हैं. एंड मीडियम, तो मीडियम में आई हैड ऑलवेज चोजन इंग्लिश मीडियम बिकॉज मेरी पूरी स्कूलिंग, कॉलेज एजुकेशन, एवरीथिंग वाज इन इंग्लिश मीडियम. तो मेरे लिए इंग्लिश मीडियम का देयर वाज नो क्वेश्चन. जैसे जिनकी स्कूलिंग हिंदी से हुई है एंड कॉलेज इंग्लिश से है, इफ़ दे फील कंफर्टेबल तो इंग्लिश मीडियम चूज़ करें. बट यूपीएससी के साइड से ऐसा है कि दे डू नॉट डिस्क्रिमिनेट. आप किसी भी मीडियम में आंसर्स लिखें, तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि अगर मैं इंग्लिश के अलावा किसी मीडियम में लिख रहा हूँ तो कम मार्क्स आएंगे. लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि आपको रिसोर्सेज उस मीडियम में मिल पाएंगे कि नहीं. तो क्योंकि तैयारी में रिसोर्सेज का काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल है. एंड इंग्लिश मीडियम में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है. बट जैसे आप रीजनल मीडियम्स में जाते हैं, हिंदी या कोई और इंडिया की लैंग्वेजेस, साउथ की, नॉर्थ की भी दूसरी लैंग्वेजेस वगैरह, तो उनमें रिसोर्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है. तो इस चीज़ का आप ध्यान दे सकते हैं मीडियम चूज़ करने में. एंड इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप प्री एंड मेंस इंग्लिश में लिख के भी आप इंटरव्यू का मीडियम अलग रख सकते हैं. तो फॉर्म भरते समय इस चीज़ पर पक्का से ध्यान दीजिए प्रीलिम्स के समय ही. प्रीलिम्स या मेंस में आई डोंट रिमेंबर, बट इंटरव्यू मीडियम आप सेपरेट चूज़ कर सकते हैं. इंग्लिश चूज़ करना कंपलसरी नहीं है. तो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन जिसके बारे में आप सोच सकते हैं कि आपको यूज़ करना है कि नहीं. हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन. तो सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, फेसबुक completely useless for UPSC preparation. Even Instagram is mostly useless UPSC की preparation के लिए. Those who say otherwise are lying. Telegram काफ़ी यूज़फुल है. तो what you can do is Telegram पे स्पेसिफिक UPSC के जो भी आपका कम्युनिकेशन है वो रखिए. अपने फ्रेंड्स के साथ टेलीग्राम पे मत कनेक्ट करिए. लेट टेलीग्राम भी आपका पढ़ाई वाला सोशल मीडिया. इन पे क्योंकि काफ़ी कोचिंग्स के अपने ऑफिशियल चैनल्स हैं एंड रिसोर्सेज. अभी रिसेंट ईयर्स में मैक्सिमम टॉपर्स अपने नोट्स, अपनी स्ट्रैटेजी, सब चीज़ें टेलीग्राम पे डालते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग. एंड नेक्स्ट इज़ कि आपका क्या बोलते हैं, दोस्त वहाँ नहीं रहते तो डिस्ट्रैक्शन कम होता है. आपके पीयर ग्रुप्स आप टेलीग्राम पे बना सकते हैं. तो आई वुड रिकमेंड कि टेलीग्राम पर लिमिट करके आप अपना यूज़ कर सकते हैं. मेरा पर्सनली टेलीग्राम का बहुत ज़्यादा रोल रहा है फॉर माई प्रेपरेशन. तो आई वुड रिकमेंड कि आप टेलीग्राम का यूज़ करें. एंड ऑनलाइन ऑफलाइन प्रेपरेशन कम्प्लीटली योर चॉइस. मेरी घर पे प्रिपरेशन हुई है एंड विदाउट एनी ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग. नोट मेकिंग आई प्रेफर द डिजिटल मोड, क्योंकि कॉलेज पर डिजिटल मीडियम पे ही नोट मेकिंग की आदत हो गई थी. तो दैट इज़ समथिंग यू कैन डू. वेदर गोइंग टू दिल्ली इज़ नेसेसरी. तो दिल्ली तो भैया सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए भी जाओ तो काम हो जाएगा. बस इंटरव्यू डे पे आपको दिल्ली में रहना कंपलसरी है. अदरवाइज़ आप कहीं भी रह के तैयारी कर सकते हैं. एंड मैंने केवल मॉक इंटरव्यूज़ देने के लिए आई वेंट टू दिल्ली फॉर 3 weeks बिफोर माई इंटरव्यू. तो दिल्ली जाना इज़ नॉट कंपलसरी, बट इट विल डिपेंड ऑन योर होम कंडीशंस. मेरे घर पे देयर वाज कंप्लीट सपोर्ट एज वेल एज हम न्यूक्लियर फैमिली में हैं, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं है.
घर पे छोटे बच्चे नहीं हैं तो लेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो इस तरह का अगर आपको इन्वायरमेंट घर पे मिलता है जहाँ आप फोकस कर सकते हैं तो आप सर्टनली अपना घर पे प्रिपरेशन करें। बट अगर आपके घर पे माहौल नहीं है तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि आप कहीं और जाके तैयारी करें, तो उन केस में कंसिडर करिए। बट ऑलवेज़ कंसिडर कि जहाँ भी जाएंगे तो जो घर की कुछ ईज़ होती है कि आपको प्रॉपर टाइम पे खाना, अच्छी क्वालिटी का खाना मिलेगा, ये चीज़ें दिल्ली में आपको नहीं मिल पाएंगी। एंड तबीयत वगैरह की कंडीशंस हो सकती हैं, तो आपका डिसीजन है सारे की सारी जो ऑप्शंस ऑल्टरनेटिव्स को कंसिडर करके एंड देन डिसाइड कि आपको दिल्ली जाना है या नहीं। एंड इसके अलावा मैप्स पे जो सिलेबस समझ नहीं आता तो सिलेबस समझने के लिए आई थिंक आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, बिकॉज उसमें काफ़ी कीवर्ड्स होते हैं जो फर्स्ट इंस्टांस में नहीं समझ आता है, तो दैट इज़ समथिंग यू कैन डू। मैप्स समझने के लिए अगेन आई रेफर टू सम टेलीग्राम चैनल्स जो कि मैप्स एंड उनको याद करने की ट्रिक्स वगैरह पोस्ट करते थे, तो यू कैन सर्च फॉर दोज यूपीएससी मैप्स, ऐसे करके कई चैनल्स हैं, तो यू कैन सर्च फॉर दोज एंड वो अच्छे से मैप्स की प्रिपरेशन करवा देते हैं। एवरी डे 2 to 3 पोस्ट आप रेगुलरली देखिए, दिन में 5 मिनट का टाइम रखिए उसके लिए, वीकली एक बार रिवाइज कर लिए तो मैप्स उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज़ एन ऐप कॉल्ड सेटेरा ऑन गूगल का प्ले स्टोर, SETERRA। तो इस सेटेरा मैप से मैंने इसको तैयारी शुरू करने से पहले यूज़ किया था मेनली, ताकि जैसे वर्ल्ड मैप पे कौन सी कंट्री किस कॉन्टिनेंट में है, उस कॉन्टिनेंट में उसकी जनरल लोकेशन क्या है, उसके आसपास के मेजर वाटर बॉडीज़ क्या हैं, तो ये सब प्रिपेयर करने के लिए मैंने सेटेरा ऐप यूज़ किया था। तो वर्ल्ड मैप के लिए दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। तो दिस इज़ समथिंग। नोट्स वर्सेस टेक्स्ट बुक्स, तो इट विल डिपेंड कि कौन से सब्जेक्ट की बात कर रही है। तो जैसे कुछ सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी है या स्पेक्ट्रम है, तो इनमें आपको बुक्स रेफ़र करनी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी वो काफ़ी कंसाइज सोर्सेज हैं, तो उनमें अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बस वो फालतू की मेहनत है, आपको इतना एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं जो ईजीली काम हो सकता है। बट सम सब्जेक्ट्स लाइक एथिक्स, इनमें आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो एथिक्स वगैरह में आप अपने नोट्स बनाएं विद एग्जांपल्स, विद डेटा पॉइंट्स, विद डेफिनेशंस, विद ARC के पॉइंटर्स। सो इस चीज़ पे मतलब अगेन आपका डिपेंड कर जाएगा कि किस सब्जेक्ट की बात हो रही है। देयर इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, बी इट कोई सब्जेक्ट हो, बी इट एवरी पर्सन, सब पे अलग अलग चीज़ें काम करती हैं, तो फाइंड आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू। एंड इसके अलावा रिविज़न पढ़ा हुआ कैसे याद रखें, तो मेनली रिवीजन आपका थोड़ा पीरियोडिक रहना चाहिए। जितना फ्रीक्वेंट रिवीजन होगा पढ़ाई का उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप कम चीज़ें भूलेंगे, ज़्यादा जल्दी रिवाइज़ कर लिया तो इट विल स्टे फॉर लॉन्गर इन माइंड। एंड याद कैसे रखें में आपको मल्टीपल रिविजन्स की ही ज़रूरत है, सो दैट विल वर्क। एंड पढ़ाई में मन कैसे लगाए, आई थिंक अगर आप के पास ये क्वेश्चन है तो should not be preparing for CAC, because this is something जहाँ external motivation does not work. UPSC में unless you are internally motivated by yourself, this exam is difficult to crack. And इसीलिए आपका जब मन लगे then come back and start preparing for UPSC. But अगर मन नहीं लग रहा है तो find something else. That will be my suggestion. एंड नाउ आई विल टेक सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि कमेंट बॉक्स में है। GS4 की स्ट्रैटेजी, डिटेल स्ट्रैटेजी आई हैव शेयर्ड ऑन माई टेलीग्राम चैनल t.me/shreya_Shri_71। आप सर्च करिए एंड वहाँ पर यू कैन फाइंड मेरा डिटेल्ड GS4 की स्ट्रैटेजी, GS4 के नोट्स एज वेल एज सम ऑफ द GS4 के PYQs दैट आई हैव अटेम्प्टेड। तो ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, डू नॉट लूज़ होप, टाइम लगता है। एनालाइज करिए कि आपकी वीक एरियाज़ क्या छूट गई हैं एंड स्पेसिफिकली अपनी वीक एरियाज़ को स्ट्रेंथन करिए। हर किसी का अलग अलग वीक एरिया होता है, तो कोशिश करिए कि द सेम वीक एरिया डज नॉट पुल यू डाउन आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट में, एंड ऑनेस्टली लग जाइए। देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क इन UPSC।
सजेस्ट अ बुक फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में फ्रोयन की बुक इज़ द स्टैंडर्ड सोर्स फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की डिटेल स्ट्रैटेजी आई एम शेयरिंग ऑन माई चैनल, तो यू कैन get in touch with me there. Optional के PYQs I did not get them evaluated, so that has been a challenge for me because economics option की test series were expensive and I did not want to pay that much for the test series, तो मैंने PYQs खुद से ही solve करे हैं and did not get them evaluated. And how many number of test series की जहाँ पर बात आती है तो there is no set number. डू वॉट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, बट नंबर 1 एक चीज़ आपको इंश्योर करनी है कि 3 घंटे में 20 क्वेश्चन एंड द 50 पेजेस वो आपके पूरे फिल होने चाहिए. तो इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपके वो जो है आंसर शीट ब्लैंक ना रहे, जितना ज़्यादा भर सकते हैं वो भरिए 3 घंटे के अंदर. तो दैट इज़ समथिंग आपको प्रैक्टिस करनी है. सेकेंडली नीटनेस पे ध्यान दीजिए, आपकी हैंड राइटिंग शुरू से अंत तक थोड़ी कंसिस्टेंट रहे एंड डाइग्राम्स वगैरह, फ्लो चार्ट्स, ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट आपकी होने लगे, मैप्स, तो उस पॉइंट तक आपको टेस्ट सीरीज देनी है. तो अगेन किस पर्सन का कितनी जल्दी ये स्टेज अचीव होता है दैट विल वैरी, तो उस हिसाब से करिए. एंड सिमुलेटर टेस्ट दीजिए फॉर दोज राइटिंग मेंस दिस ईयर. टुवर्ड्स दी एंड जब आपके लास्ट 2 to 3 वीक्स बचेंगे मेंस के लिए, तो आप ये करिए कि सिमुलेटर टेस्ट आज 9 to 12 में आपने ऐसे दिया, कल 9 to 12 में आप GS1, 2 to 5 में GS2, नेक्स्ट डे 9 to 12 में GS3 एंड 2 to 5 में GS4. फिर एक दिन गैप करके 9 to 12 में ऑप्शनल 1, 2 to 5 में ऑप्शनल 2. इस तरह के सिमुलेटर टेस्ट देने की प्रैक्टिस करिए, 2 से 3 साइकिल कंप्लीट करिए. पर्सनली जो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया है मेंस की प्रिपरेशन में दैट वाज दी सिमुलेटर टेस्ट. तो ठीक है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर आंसर राइटिंग एवेल्यूएशन मैंने पर्सनली कन्वर्ट IAS यूज़ किया है. आई लाइक द क्वालिटी ऑफ फीडबैक, तो यू कैन रेफर टू दैट. देयर आर ऑल्सो अदर्स, तो यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर देम एंड देख सकते हैं. अभी ऐसे जैसा मैंने शुरू में किया कि गेस वर्क एंड एलिमिनेशन टेक्निक के पीछे UPSC थोड़ा दे आर नॉट लाइकिंग दैट वी आर यूजिंग दो शॉर्टकट्स, तो इन पर मैं रिकमेंड करूँगी कि थोड़ा कम फोकस करिए गिवन अभी वाला प्री टाइप में. एंड डिटेल स्ट्रैटेजी आई हैव शेयर. तो आई थिंक इतना ही है फॉर टुडे. अगर आपके पास कोई और क्वेरीज हों तो यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन माई चैनल t.me/shreya_shri_71 और माई इंस्टाग्राम ID अगेन shreya_shri_71. बट मेरी इंस्टाग्राम ID इज़ थोड़ी इनएक्टिव, आई डोंट यूज़ इट एज ऑफन, सो इट विल बी बेटर इफ़ you get in touch with me on my Telegram channel. All the best everyone.